फेस देख के तो इनको ले जा रही है, केंद्र में अगर जाएंगे तो मेरा कहना है फेस ही देख के तो ले जा रही है, इनकी जात देख के थोड़ी ना ले जा रही है। समाजवादी पार्टी खुश होगी अगर मुख्यमंत्री यहाँ से जाते हैं? मुझे लगता है कि जाने के बाद हो सकता है दूसरा मुख्यमंत्री आए, उससे ज़्यादा कट्टर हो जाए, उससे ज़्यादा जो है मजबूत हो जाए, उससे ज़्यादा टाइट हो जाए, योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने के चक्कर में उससे ज़्यादा जो है काम शुरू कर दे, तब क्या करेंगे? यहाँ पे अगड़ा पिछड़ा का मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े का देख के नहीं बैठाएगी और ऐसा आदमी लेके आएगी जो योगी आदित्यनाथ की इस बनाए हुए पूरे साम्राज्य को, इस बनाए हुए तंत्र को डैमेज होने से बचा सके। बृजभूषण शरण सिंह को खड़ा करिए ना, क्षत्रियों का एक समूह सैलाब खड़ा हो जाएगा उनके पीछे। मुझे तो नहीं लगता कि अगर जात के आधार पर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, तो उस आधार पे उनके जितने फैन फॉलोइंग नहीं होगी बृजभूषण शरण सिंह की, उसके जो है 1000 गुना ज़्यादा फैन फॉलोइंग क्षत्रियों की होगी, 101% होगी। क्षत्रिय मतलब मैं पार्टिकुलर जात की बात कर रहा हूँ। अगर ब्राह्मण पे आप आएंगे तो ब्राह्मण कैसे बहुत से चेहरे हैं। दंगा करने वाले लोग ईंटा पत्थर और आग लगा के एक दुकान में चले जाते हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा जो अर्थव्यवस्था से लेकर और सामाजिक स्तर पे जो डैमेज होता है ना, वो आने वाले कई दशक तक सही नहीं होता। आज भी जाके पूछिए जिन दो लड़कों का जो मर्डर हुआ, उसमें जो बेकसूर मारे गए दोनों ही वर्ग से, दोनों दंगे में दो मर्डर हुए थे, 3 में भी हुआ था और 7 में भी हुआ था, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी से। आज भी उनके घर में दिलों में दर्द है, वो भूले नहीं हैं लोग। आपने ये भी सुना होगा कि हिंदू भाई मुसलमान नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो फूल बरसा रहे थे, और मुसलमान जो है हिंदू भाइयों को होली खेल रहे थे तो अपने मस्जिद के बाहर खड़े होकर। नमस्कार दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश में और देश में सोशल मीडिया और मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा हुई है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले हैं और केंद्र की राजनीति की तरफ वो रुख करने वाले हैं, उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या राजनाथ सिंह अपना पद जो है वो खाली करेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या योगी आदित्यनाथ जो है वो रक्षा मंत्री बनेंगे। इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान रसाद लारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे समझने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं कि इन तमाम पहलुओं पर क्या संभावनाएं हैं, और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी, और अगर समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी का गठबंधन होता है और ये संभावनाएं पैदा होती हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश छोड़ते हैं, तो समाजवादी पार्टी और मायावती के लिए कितनी संभावनाएं हैं उस दौर में जहां पर अभी भी मायावती के पास तकरीबन 8-9% वोट, अभी भी दलित वोट उनके पास है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहला यही है, लगता है कि आपको कि उत्तर प्रदेश से अब गुजराती लॉबी जो है, मान लीजिए मोदी और शाह की जो लॉबी है, वो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का सिस्टम काटना चाहती है, केंद्र की तरफ बढ़ाना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश में एक नया ज़मीन खड़ा हो सके। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उससे क्या गुजरात लॉबी और तमाम जो आरएसएस से अलग विंग है, मान लीजिए बीजेपी की जो संगठन है और आरएसएस जो संगठन है, इसमें दरार पैदा हो रही है? देखिए, जो कई सवाल आपने एक सवाल में किए। पहला सवाल जो आपका था कि क्या गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को यूपी से काट के दिल्ली ले जाना चाहती है, तो इस बिंदु पे तो मैं नहीं कह सकता कि काट के ले जाना चाहती है कि नहीं ले जाना चाहती है, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एक जनता की डिमांड है, जो भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास रखते हैं, उनके वोटर कहे जाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनकी जो पहली डिमांड है वो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। दूसरा कोई चेहरा मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं होती हों, मीडिया से लेके गली कूचे तक और गली गलियारे तक। अगर इस वक्त बात आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात होती है। सेम यही दायरा और यही कद कभी नरेंद्र मोदी का हुआ करता था, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनके दायरे को काट के योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि एक लकीर को छोटा करने के लिए उससे बड़ी लकीर खींच दी जाए तो बगैर उस लकीर को नुकसान पहुँचाए वो लकीर अपने आप बड़ी हो जाती है। यही वजह है कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट, सनातन का रक्षक, हिंदुओं के दिल की धड़कन के साथ साथ एक कट्टर देशभक्त, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के शक्ल में देखा जाता है। ख़ास तौर से अगर आप उनके पीछे की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो वो धर्मगुरु भी हैं, मठ के मठाधीश भी हैं। उनका पहनावा सनातन के हिसाब से है, जो सनातन धर्म की एक छवि होती है संत की, उस संत की छवि होती है। उस सब छवि में वो अपने आप को दिखते हैं और
उस पे अमल भी करते हैं और बरकरार भी रखते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में हमेशा उनका कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव रहता है। कोई भी सनातन धर्म की परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। साथ ही साथ प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देश को मजबूत करने की बात करते हैं। तो ये सारी पृष्ठभूमि देखने के बाद आज के इस वर्तमान स्थितियां ये हैं कि देश, उत्तर प्रदेश नहीं, योगी आदित्यनाथ पूरे भारत बल्कि ये कह सकता हूं मैं कि भारत की सरहदों को पार करके इनकी पॉपुलैरिटी अब विदेशों तक पहुंच गई है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करके राजशाही वापस लाने की मांग हुई जब प्रदर्शन हुआ तो राजा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो काठमांडू की राजधानी में जो है लहराई गई। इसके भी बहुत से मायने और अटकलें लगाए गए कि क्या हो रहा है ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी, इसी पॉपुलैरिटी की वजह से मोदी और शाह इस समय सहमे हुए हैं कि वो पूरा जो पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है उसको लेकर थोड़ा सा उनके मन में सहनशय है, या फिर इसी वजह से आरएसएस क्योंकि योगी को पसंद करती है। और पिछले 7-8 महीने पर आप नज़र डालेंगे, बीता जो महीना 7-8 महीनों पर नज़र डालेंगे, उस दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि आरएसएस और बीजेपी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबन दिख रहा है। वो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, और ख़ासकर जो भी चीज़ें क्रियाकलाप हो रही हैं। अब तो 30 मार्च को जो है नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस के मुख्यालय जाने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो मुख्यालय पे जाएंगे आरएसएस के। बिल्कुल। आप ये जो आपने बात कही कि क्या तलखियाँ और दूरियाँ आरएसएस और बीजेपी के बीच में बन रही हैं या हो रही हैं, इसको लेके तो अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि हमारी जीत में आरएसएस का कोई रोल नहीं होता, हम अपनी ताकत पे, अपने काम पे, अपने विकास कार्यों पे जीते हैं। इसके बाद फिर आरएसएस प्रमुख गोरखपुर आते हैं, दौरा करते हैं और यहाँ के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रुकते हैं। 3 दिन तक का उनका कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 दिनों तक इसी गोरखपुर में थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। इसको भी लेके बहुत से मायने निकाले गए। हालांकि जो उड़ी उड़ाई और बातें होती हैं सूत्रों के हवाले से कही जाती हैं, वो सूत्र और तंत्र ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस वक्त समय मांगने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की वजह से आरएसएस प्रमुख उन्हें समय नहीं दे पाए। मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा उस स्कूल के बाहर लगा रहा। हम लोग खुद वहाँ पे पूरा सुबह से लेकर शाम तक रहते थे कि कभी मुख्यमंत्री आ सकते हैं। अब रही तलखी की बात, तो ये तलखी की बात तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जब एक बयान में अपने कोड किया था कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसे संगठन की ज़रूरत ही नहीं है। जी, मैंने उसी के बारे में आपको पहले भी बताया कि वही, मैं चूँकि मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता था, आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है कि अब वो कह रहे हैं कि तो अब जेपी नड्डा का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर किसी की पुश्तैनी बपौती नहीं होती है। बपौती का मतलब आप समझते होंगे, पुश्त दर पुश्त परिवारवाद जिसको कहते हैं लोग, वो ऐसा नहीं होता। नए नए चेहरे आते हैं हर बार। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कभी कोई हो जाए, कभी कोई, कभी अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोगों ने देखा, फिर वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी आए गुजरात से सीएम का रास्ता चुनते हुए। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि कौन सा ऐसा चेहरा हमारी पार्टी में है जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जिसको नकारा नहीं जा सकता और छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, ये बात सही है कि गुजरात की बात आपने किया, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा अपना ये खुद का ये मानना है कि गुजराती बहुत ज़्यादा खिंचाव रखते हैं। गुजराती भाई की तरफ बहुत मुतासिर होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है और शायद नरेंद्र मोदी जी की हो सकता है पहली पसंद योगी जी ना हो के अमित शाह हो जाए गुजराती होने की वजह से। लेकिन जनता की जब भी बात मैं कर रहा हूँ तो 6-7 महीने में इतनी बड़ी पार्टी जो है एक नाम नहीं ढूंढ पा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, बल्कि 2 नाम जो है प्रमुखता से लिए गए, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ पाए। जैसे वसुंधरा राजे और संजय जोशी, 2 ऐसे नाम हैं जो आरएसएस इनको पसंद करती है, लेकिन मोदी शाह नहीं पसंद करते। इस वजह से इन नामों पर जो है वो चर्चा को विराम दे दिया गया। शिवराज सिंह चौहान इस कड़ी में है, राजनाथ सिंह को देखा जा रहा है, और मैं तो इस चीज़ को अपने से जोड़ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है ढकेला जा सकता है। और अगर नहीं तो फिर अगर राजनाथ सिंह को बनाया जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। कुछ दिन में ये भी देखने को हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने बताया कि आरएसएस के कहने पे एक एक्सपेरिमेंट किया था 2017 में। एक साधु, एक संत को, एक महंत को, एक मठाधीश को सत्ता के सबसे सर्वोच्च पद पे प्रदेश के बैठाया।
ये एक्सपेरिमेंट था। हालांकि गिरवा वस्त्रधारी एक संत पहले भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उमा भारती, वो भी गिरवा वस्त्र धारण करती थी, साध्वी हैं, और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य अपनाया, सब कुछ किया। लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट जब यहाँ किया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम जो है सक्सेस रहा, उम्मीदों से ज़्यादा रिस्पांस मिला, और ये एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा गया कि इन्हीं के रिज्यूम में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भी एक इतिहास रचा गया कि इन्हीं के रिज्यूम में ज्ञानवापी के ऊपर जो जितनी भी कार्रवाई संभव हो सकी वो हो रही है, जो कि मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है। अभी इस तमाम बातों से जिक्र करने से आपको ये लग रहा है कि हिंदुत्व के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत बड़ा है। दो मैं बातें कहूँगा। सबसे पहले ये 2014 का जब आंकड़ा निकाल के देखेंगे, 71 सीटों पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 2019 का आंकड़ा देखेंगे, 62 सीटों पर जीत मिली थी, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ आ गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर। 24 में मुख्यमंत्री के तौर पर तो आए, लेकिन 24 में लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली वो 33 हो गई। ग्राफ घटता जा रहा है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ की छवि बनती जा रही है, लेकिन ग्राफ उत्तर प्रदेश में घटता जा रहा है, और इसी का फ़ायदा जो है, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो इसका फ़ायदा गुजराती लॉबी या फिर मोदी और शाह ले सकते हैं कि जो ग्राफ है वो घटता जा रहा है। देखिए, ग्राफ घटने की एक बहुत बड़ी वजह थी 24 में, शायद उस पर आपने गौर नहीं किया होगा जी सॉरी। तो वो वजह ये थी कि विपक्ष ने जो एक शगुफा छोड़ा था ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आरक्षण समाप्त कर देगी, क्योंकि इनके 3-4 नेताओं ने कहीं कह दिया था कि आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है। तो इस जो पीडीए बना, और विपक्ष ने जो पीडीए बनाया, उसके बाद विपक्ष का जो गठबंधन हुआ, इन्होंने एक सिरे से पूरी कैंपेनिंग में एक चीज़ को सिर्फ उठाया कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, दलित तुम्हारा फिर वही हाल हो जाएगा कि तुम गले में मटका और हाथ में झाड़ू लेके चलोगे, ये करोगे वो करोगे। और आपको ये पता है कि दलित वर्ग का वोट बहुत बड़ा वोट है भारत के अंदर। तो ये बात जो विशेषज्ञ हैं राजनीतिक गुरु जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने कहा कि इसका कहीं ना कहीं विपक्ष को बहुत फ़ायदा मिला, और वोट रेशियोज जो गिरा है, जो वोट का प्रतिशत जो कम हुआ, वो इस स्टेटमेंट को जो 4-5 नेताओं ने, जो इनके 3-4 नेताओं ने जो स्टेटमेंट दे दिया था कि आरक्षण समाप्त कर दूंगा, दलितों को ये नहीं है वो नहीं, दलितों के खिलाफ जो स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं इनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ। उस छलावे में कह लीजिए या उस बहकावे में कह लीजिए, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उसका नुकसान इनको बहुत उठाना पड़ा। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी था जो जम के योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। वो उस मुद्दे पे खड़ा था जिसमें उनके विकास भी था, राम मंदिर भी था, हिंदुत्व भी था, और तमाम ऐसे मुद्दे थे जो धर्म विशेष से जुड़े हुए थे। तो धर्म विशेष के एक विशेष वर्ग का लगाव था जो आज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दलित वर्ग जो है दरका था इस स्टेटमेंट से, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और बार बार जो चर्चा का हम लोग का विषय है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है, तो इस पे मेरा ये कहना है कि बिल्कुल बना लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इतना सॉलिड फेस भारतीय जनता पार्टी में मेरे अपने हिसाब से किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। योगी आदित्यनाथ से डेफिनेटली 100% श्योर कोई है ही नहीं भाई। आप उनकी फैन फॉलोइंग देखिए, आप यूपी में रैली करा लीजिए, आप यूपी के से आखिरी भारत के कोने में कन्याकुमारी में ले जाके करा लीजिए, कश्मीर में करा लीजिए, इधर आप करा लीजिए, अपार भीड़ आती है, अंदाजे से ज़्यादा आती है। क्यों? सिर्फ वो भीड़ आती है योगी आदित्यनाथ को देखने एक बार करीब से। तो वो चेहरा बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में कि उनके कद के बराबर, ये मैं नहीं कह सकता किसी का कद नहीं है, लेकिन अब बहुत से लोगों के वो समानांतर भी आ चुके हैं उस पार्टी के अंदर। और शायद इसी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि क्यों ना जो एक्सपेरिमेंट 2017 में किया गया और ज़ोरदार तरीके से सक्सेस रहा, सेकंड रिज्यूम रहा उनका, यहाँ पे दूसरी बार है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की क्रियाकलाप जो रही, जो काम करने का तरीका रहा प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, इसको अब आप देख रहे होंगे तमाम प्रदेश के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और गौरतलब ये भी है कि कई राज्यों के लोगों के सब जब मुलाकात होती है, कभी मान लीजिए मैं अभी कुंभ में था, अन्य गुजरात के लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको तो बुलडोजर वाली सरकार चाहिए बाबा, हमको मुख्यमंत्री वहाँ पे चाहिए। तो ये ठीक बात है। और इतना ही नहीं, बुलडोज़र का जो था मामला, वो तो अब कुछ गैर भाजपाई राज्य भी जो है उसको अपना रहे हैं। जहाँ उनकी सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों में भी बुलडोज़र का काम हो रहा है। अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे काउंटर्स हो गए, मुठभेड़ हो गए, ऑपरेशन चल रहे हैं,
फिर अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए जो ऑपरेशन कन्वेंशन इन्होंने चलाया, जितनी सज़ाएँ हो रही हैं कम से कम टाइम में ट्रायल करा के सज़ा दिलाना। दंगों को आप देख लीजिए, इस बार जो है भारत के इतिहास में जो इतिहास दर्ज हुआ है होली के दिन, वो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। 64 साल के बाद भारत के अंदर 64 साल के बाद एक होली, रमज़ान के पाक महीने में होली पड़ी और उसी दिन जुमा भी था, यानी मुसलमानों का शुक्रवार जो एक उनका पवित्र दिन होता है, वो हफ्ते में एक बार आता है जुमे के दिन, यानी जिसे आप शुक्रवार कहते हैं। उसी दिन रमज़ान का महीना भी था, उसी दिन होली भी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस मैनेजमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और सभी वर्गों ने बढ़ के सपोर्ट किया, एक भी सिंगल मामला पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला भाई। कहीं एक गाली भी सुनने को नहीं मिली, ईंटा पत्थर तो दूर की बात है। ये मजबूत लॉ एंड ऑर्डर को साबित करता है। कुछ लोग इसे खौफ कह सकते हैं कि एक वर्ग को डरा दिया, धमका दिया। मेरा ये मानना है कि डरा दिया, धमका दिया, जो भी कर दिया, जहाँ दंगे, मैंने इसी गोरखपुर में 2003-2007 के दंगे कवर किए हैं और तबाही देखी है। दंगा करने वाले लोग ईंटा पत्थर और आग लगा के एक दुकान में चले जाते हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा जो अर्थव्यवस्था से लेकर और सामाजिक स्तर पे जो डैमेज होता है ना, वो आने वाले कई दशक तक सही नहीं होता है। आज भी जाके पूछिए जिन दो लड़कों का जो मर्डर हुआ, उसमें जो बेकसूर मारे गए दोनों ही वर्ग से, दोनों दंगे में दो मर्डर हुए थे, 3 में भी हुआ था और 7 में भी हुआ था, एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी से। आज भी उनके घर में दिलों में दर्द है, वो भूले नहीं हैं लोग। जिनकी दुकानें फूंक दी गई, जो करोड़पति थे, रात को सो के उठे, जब सुबह में तो पता चला फ़कीर हो गए हैं, आग लगा दी गई। तो मेरा ये कहना है कि चाहे डरा के धमका के जिस भी तरीके से किया, दंगा होता तो किसी का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक ईंटा चलने की, एक पत्थर चलने की छोड़िए बात कि आपने ये भी नहीं सुना, और आपने ये भी सुना होगा कि हिंदू भाई मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे तो फूल बरसा रहे थे, और मुसलमान जो है हिंदू भाइयों को होली खेल रहे थे तो अपने मस्जिद के बाहर खड़े होकर फूल फेंक रहे थे। ये सारी चीज़ें ये जो भी रहा हो सिस्टम, मुझे इससे मतलब नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम मैं कह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे पता है कि शांति थी, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। मुझे बेखौफ जो है समाज में घूमना है, मेरी माँ बहनों को घूमना है, और मुझे ऐसा चाहिए कि भाई मैं बेखौफ चल सकूं कहीं भी। कोई गुंडा बदमाश का मुझे डर ना हो। मुझे ये डर ना हो कि मुझे इस इलाके से जाना है कि नहीं, वहाँ बहुल क्षेत्र है, उस इलाके से गुजरना है कि नहीं, वहाँ पे बहुल क्षेत्र है। ये सब नहीं, हम बहुल क्षेत्र के बीच में जाएंगे, हम उनके बीच में जाके अपनी बात कहेंगे। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई होती है, कमज़ोर हो जाएगी बीजेपी यहाँ से, क्या लगता है आपको? हाँ, थोड़ा सा तो असर पड़ेगा। थोड़ा पड़ेगा या फिर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी? नहीं, विकल्प मजबूत लाना होगा। ऐसा ना हो कि योगी जी के जाने के बाद। अच्छा, आपको लगता है अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से हटते हैं तो फिर कोई अगड़ा समुदाय का कोई आएगा? क्योंकि अगर हटाना होगा तो फिर योगी। अब बीजेपी तो अगड़ा पिछड़े की बात नहीं करती। अगड़ा पिछड़ा उनकी राजनीति नहीं है। पिछड़ा वर्ग का एक, इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का एक पार्टी अलग है, दलित का एक पार्टी अलग है, जो कई बार सत्ता में भी रहा। तो भाजपा में तो अगड़ा पिछड़ा का कोई ऐसा रोल नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगड़ा क्या, इसी भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश गुप्ता, उसके बाद यादव मुख्यमंत्री रहे 2000 में। मुझे नाम पूरा नहीं याद रहा कौन से यादव थे, वो मुख्यमंत्री थे। गुप्ता जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, राजनाथ सिंह रहे, कल्याण सिंह कुर्मी थे, वो भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी अगला पिछड़ा क्या हो, तो फेस देख के तो इनको ले जा रही है। केंद्र में अगर जाएंगे तो मेरा कहना है फेस ही देख के तो ले जा रही है, इनकी जात देख के थोड़ी ना ले जा रही है। इनकी जात देख के नहीं ले जा रही है। अगर जात देख के ले जाना होगा तो बहुत जात वाले पड़े हैं भाई, एक से एक जो छत्री पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिनका अपना वर्चस्व। बृजभूषण शरण सिंह को खड़ा करिए ना, छत्रियों का एक समूह, सैलाब खड़ा हो जाएगा उनके पीछे। मुझे तो नहीं लगता कि अगर जात के आधार पर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ छत्री हैं, तो उस आधार पे उनके जितने फैन फॉलोइंग नहीं होगी बृजभूषण शरण सिंह की, उसके जो है 1000 गुना ज़्यादा फैन फॉलोइंग छत्रियों की होगी, 101% होगी। छत्री मतलब मैं पार्टिकुलर जात की बात कर रहा हूँ। अगर ब्राह्मण पे आप आएंगे तो ब्राह्मण कैसे बहुत से चेहरे हैं, दलित में आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कारगुजारी देख के ले जा रही है, इनके बेस्ट जो है वर्क्स को देख रही है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही है। इनकी फैन फॉलोइंग ऐसे नहीं बढ़ी ना, बढ़ी है तो ले जा रही है। और बाकी यहाँ पे अगड़ा पिछड़ा का मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी अगड़े पिछड़े का देख के नहीं बैठाएगी, और ऐसा आदमी लेके आएगी जो योगी आदित्यनाथ की इस बनाए हुए पूरे साम्राज्य को, इस बनाए हुए तंत्र को डैमेज होने से बचा सके। कम से कम समाजवादी पार्टी इन तमाम प्रकरण में अपनी संभावनाएं खोज सकती है। विपक्ष का तो काम ही है संभावनाएं खोजना। विपक्ष का संभावना खुश होगी समाजवादी पार्टी खुश होगी अगर मुख्यमंत्री यहाँ से जाते हैं?
जाते हैं, मुझे लगता है कि जाने के बाद हो सकता है दूसरा मुख्यमंत्री आए, उससे ज़्यादा कट्टर हो जाए, उससे ज़्यादा जो है मजबूत हो जाए, उससे ज़्यादा टाइट हो जाए, योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने के चक्कर में उससे ज़्यादा जो है काम शुरू कर दे, तब क्या करेंगे। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ अगर केंद्र में जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि उत्तर प्रदेश एकदम कमज़ोर हो जाएगा या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चलाने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को अगर रिप्लेस करती है तो वो एक ऐसी जगह देगी कि जो मजबूती से उस चीज़ को चला सकें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रसाद जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं गोरखपुर से। तमाम विषयों पर बातचीत हुई और ये विशेष संभावनाओं का खेल चल रहा है इस समय और मीडिया के गलियारों में जिस बात की चर्चा है, क्योंकि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जब उनसे पूछा गया योगी आदित्यनाथ से कि उत्तर प्रदेश और गोरखपुर छोड़कर अब केंद्र की तरफ रुख करना है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमको मट जाना ज़्यादा बेहतर लगता है केंद्र की राजनीति से। तो ये तमाम चीज़ें जो इस समय हो रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है अभी फ़िलहाल भाजपा के लिए खाली है, इन विषयों पर भी लगातार बातचीत हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कहाँ जाके विराम लेती है। और 30 मार्च को जो है प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं, मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन उससे पहले 21 और 23 मार्च को प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है आरएसएस की, उसमें भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये दो तारीख जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। बहरहाल आप देख रहे थे बेधड़क खबर, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।